नमस्कार दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का भाग 3 और भाग 3 में है मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार भी 6 प्रकार के हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे समता यानी समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है राहुल त्यागी, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विस। देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, मैंने लिख दिए हैं, पहले हम उन पर बात कर लें। भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकारों का कंसेप्ट है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से लिया गया है। दूसरी बात, इन्हें भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। मैग्ना कार्टा क्यों कहा गया है, आपको पता होगा मैग्ना कार्टा के बारे में। 1215 ईस्वी में जो इंग्लैंड का तत्कालीन राजा था उसने वहाँ के लोगों को कुछ अधिकार दिए, अधिकार पत्र जारी किया जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। तो चूंकि ये भारत के संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है, यानी कि नागरिकों को कुछ अधिकार देता है, तो इसलिए हम इसको भारत का मैग्ना कार्टा कह देते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार होते क्या हैं? मौलिक अधिकार वह अधिकार होते हैं जो किसी संविधान के द्वारा उस देश की प्रजा या लोगों को दिए जाते हैं। ये जो होते हैं ये निषेधात्मक होते हैं। जैसे ये राज्य को आदेश देते हैं कि वह अपने नागरिकों के प्रति ये कार्य नहीं करेगा। और इन मौलिक अधिकारों में नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा होती है। अगर ये मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति को ना मिलें तो फिर उसका मानसिक, शारीरिक, नैतिक विकास जो है वो उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए मौलिक अधिकार जरूरी होते हैं। दूसरा, इन्हें राज्य के विरुद्ध न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त होता है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है राज्य द्वारा तो आप न्यायपालिका में अपील कर सकते हैं। आपको पता है हमारे यहाँ क्या है सिस्टम, अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, कुछ मौलिक अधिकार हमारे संविधान में ऐसे हैं जो सिर्फ भारत के नागरिकों को मिलते हैं और बाकी सभी को मिलते हैं, चाहे वो विदेशी नागरिक हो चाहे वो भारत का नागरिक हो। कौन कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो भारत के नागरिक को मिलते हैं? उसमें अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। ठीक, अब देखिए, वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने हैं? 6। लेकिन जब मूल संविधान बना उस समय ये थे 7। एक मौलिक अधिकार हमने खत्म किया है और वो है संपत्ति का अधिकार। उसको हमने मौलिक अधिकारों से निकालकर अनुच्छेद 300 का में लिख दिया है। यानी कि उसको हमने 44वें संविधान संशोधन से यहाँ से ख़त्म करके अनुच्छेद 300 का में विधिक अधिकार बना दिया है। ठीक, क्लियर? चलिए अब देखिए दोस्तों, इसमें हैं ये 6 मौलिक अधिकार जो इस समय भारत के संविधान में है। एक है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 21 तक। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। पांचवा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29-30 में। और सबसे लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। तो ये अनुच्छेद 14 से शुरू हुए 32 पर ख़त्म हो गए। लेकिन जो मौलिक अधिकार हैं वो शुरू होते हैं 12 से और ख़त्म होते हैं 35 पर। तो 12, 13 दो अनुच्छेद तो ये शुरू के बचे और लास्ट में 32 पे है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके बाद बचे आपके 33, 34, 35, 3 अनुच्छेद ये बाद के बचे। इन 5 अनुच्छेदों में क्या है इनके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम 12, 13 के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम इसको यानी समता के अधिकार पर आज बात करेंगे। फिर एक एक करके इन सारे अधिकारों पर बात करेंगे और जब इसका लास्ट करेंगे मौलिक अधिकार का तो हम अनुच्छेद 33, 34, 35 के बारे में भी जान लेंगे। देखिए, ये क्लियर होना चाहिए। अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों की तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से शुरू होते हैं, 35 तक जाते हैं। लेकिन यदि हम समता के अधिकार की बात करें तो समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार 14 से शुरू हो रहा है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वैसे तो मौलिक अधिकार 12 से शुरू होते हैं लेकिन अधिकार मिलने हमें 14 से शुरू होते हैं और वो 32 तक मिलते हैं। चलिए देखिए, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 12 की। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। यानी अगर मौलिक अधिकारों में कहीं भी या भाग 3 में कहीं भी राज्य शब्द का इस्तेमाल होगा तो उसकी परिभाषा क्या है, उसको किस दायरे में देखा जाए। देखिए, सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं मैं,
राज्य व्यवस्था में या मैं कहूँ पॉलिटिकल साइंस में राज्य शब्द जो है, स्टेट शब्द जो है, वो एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में प्रयोग होता है। जनरली हम कहते हैं उत्तर प्रदेश राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य है, भारत एक देश है, एक राष्ट्र है। लेकिन ये प्रशासनिक दृष्टि से हमने बांट दिए हैं अलग अलग, ताकि प्रशासनिक सुविधा रहे। वैसे हमारा जो राज्य है, जो हमारा संप्रभु राज्य है, वो भारत है, जिसको हम राष्ट्र कहते हैं, देश कहते हैं। तो यहाँ जब हम राजनीति शास्त्र की बात करते हैं तो जहाँ भी राज्य शब्द आ जाए समझ लीजिए वो एक देश से संबंधित है, वो किसी देश की बात कर रहा है, वो किसी संप्रभु राज्य की बात कर रहा है, ठीक है, ना कि किसी स्टेट की बात कर रहा है, ऐसे जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, क्योंकि ये संप्रभु नहीं है। और राज्य होने की शर्त पहली यही है कि वो संप्रभु होना चाहिए, उसके पास अपने सारे अधिकार होने चाहिए। दूसरी बात, अब जब यहाँ ये राज्य शब्द की परिभाषा दी है मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 12 में, तो ये सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए दी है। यानी मौलिक अधिकार भाग 3 जो हम पढ़ेंगे, भाग 3 में जहाँ भी राज्य शब्द आएगा उसका मतलब क्या है ये बताया गया है। तो देखिए इस राज्य शब्द में कौन कौन आ रहे हैं। कार्यकारी विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद। एक तो भारत की सरकार जो कार्यपालिका के आदेश जारी करती है, इसके अलावा विधायी कार्य करती है, और भारत की साथ के साथ संसद, भारत की सरकार, भारत की संसद। इसी तरीके से राज्य की सरकार और राज्य के विधानमंडल। इसके बाद जो स्थानीय निकाय हैं, यानी कि लोकल गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं, चाहे वो पंचायतें हों, चाहे वो नगर पालिकाएँ हों, चाहे वो जिला बोर्ड हों, ये भी राज्य शब्द में आती हैं। इसका भी मतलब राज्य से है। इसके अलावा देखिए कोई अगर वैधानिक निकाय है या कोई गैर संवैधानिक निकाय है, जैसे LIC है, ONGC है, NTPC है, इस तरह की जो कंपनी है वो भी राज्य शब्द के अंतर्गत आती हैं, उनको भी हम राज्य मानेंगे। और उच्चतम न्यायालय ने यहाँ तक कहा है कि यदि कोई निजी इकाई भी है या एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था के रूप में काम कर रही है या राज्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई लाभ ले रही है, तो वो भी अनुच्छेद 12 के तहत राज्य शब्द में शामिल है। इसके अलावा यहाँ तक कहा गया है कि यदि कोई संस्था कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है तो वो अनुच्छेद 12 में ही आएगी। BCCI जैसी संस्था भी राज्य शब्द में आती हैं। तो यहाँ पर राज्य शब्द का मतलब बहुत व्यापक है। आप सिर्फ राज्य शब्द का मतलब एक सरकार से मत लगाना। कोई भी संस्था है जो सरकार के रूप में काम कर रही है, जो सरकार से किसी न किसी तरीके से जुड़ी हुई है, वो सब राज्य शब्द में शामिल है, ठीक है। अब देखिए, अब बात आती है अनुच्छेद 13 की। अनुच्छेद 13 क्या है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, या फिर ये कहो कि मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद अगर कोई है तो वो अनुच्छेद 13 है। क्यों? क्योंकि ये अनुच्छेद न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति देता है। जो जुडिशियल रिव्यू होता है वो न्यायपालिका यानी कोर्ट इसी अनुच्छेद के तहत करता है। देखिए क्या कहता है ये अनुच्छेद, कहता है अनुच्छेद 13 के अनुसार मूल अधिकारों से असंगत, मतलब जो मूल अधिकारों से इत्तेफाक नहीं रखती या उनका अल्पीकरण करने वाली, यानी या फिर मूल अधिकारों का लोप करने वाली, उनको कम करने वाली कोई भी विधि उसी मात्रा में शून्य घोषित हो जाएगी जिस मात्रा में वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। इसमें यह लिखा गया है कि यदि कोई ऐसी विधि है, विधि का मतलब भी देखिए बहुत व्यापक है। विधि से मतलब सिर्फ यही नहीं है कोई अधिनियम, विधि से मतलब है कोई भी अधिनियम है, कानून है, कोई रेगुलेशन है, कोई रूल है, या फिर यहाँ तक कि कोई परंपरा है, वो सब यदि किसी मूल अधिकारों का हनन करती है तो वो ऑटोमेटिक वहीं तक खत्म हो जाएगी जहाँ तक वो किसी मूल अधिकार का हनन कर रही है। या फिर यदि फिर भी किसी के मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो उस विधि को हम कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और उस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। और यदि उसको लगा कि ये विधि किसी के मूल अधिकारों का हनन करती है, उसको कम करती है, तो वो उसको गैर संवैधानिक घोषित कर देता है या उसके किसी भाग को गैर संवैधानिक घोषित कर। मान लीजिए पूरी विधि सही है लेकिन उसका कोई एक क्लोज है, एक सेक्शन है जो किसी मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, तो वो उसी को खत्म किया जाएगा, बाकी सबको रहने दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब देखिए, अब शुरू होता है हमारा समता यानी समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक कुल कितने अनुच्छेद हैं? 14, 15, 16, 17, 18, 5।
पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 14। क्या कहता है? देखिए पहले मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, यानी कि टाइटल बता रहा हूँ, उसके बाद एक एक अनुच्छेद को पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। अनुच्छेद 14 कह रहा है विधि के समक्ष समता, यानी विधि के समक्ष सभी बराबर हैं, सभी समान हैं। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? ये कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता रहेगी, समानता रहेगी। लोक नियोजन का मतलब है कि यदि किसी को सरकारी नौकरी दी जाएगी तो उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। ठीक है, चलिए अब डिटेल से पढ़ते हैं एक एक अनुच्छेद। देखिए अनुच्छेद 14 क्या कहता है? ये कहता है विधि के समक्ष समता, लेकिन इसमें भी दो चीज़ें हैं। पहले देखिए अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य, राज्य का मतलब है वही अनुच्छेद 12 में जो लिखा है वो सारे राज्य हैं। भारत क्षेत्र के अंतर्गत किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता तथा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता। विधि के समक्ष समानता जो है इसे कहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये कंसेप्ट हमने लिया यूके से यानी इंग्लैंड से, और विधियों का समान संरक्षण इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये लिया हमने यूएसए से, अमेरिका से। देखिए दोनों में अंतर क्या है? विधि के समक्ष समानता ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति हो सामने, कानून की निगाह में सब बराबर हैं, सबको समान ट्रीट किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो वो ये नहीं देखा जाएगा कि ये बड़ा है, छोटा है, किस जाति का, किस धर्म का, पैसे वाला है या फिर गरीब है। उसको वही सज़ा मिलेगी जो कानून में लिखी है, सबको बराबर सज़ा मिलेगी, सबके लिए एक ही कानून है। लेकिन जो विधियों का समान संरक्षण है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसमें ये सकारात्मक है, ये पॉजिटिव है। इसमें राज्य अफर्मेटिव एक्शन ले सकता है। जैसे मान लो, आप एक एग्जांपल से क्लियर करो। एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ और वो मुकदमा नहीं लड़ सकता, उसके पास पैसे नहीं है, तो सरकार उसको सरकारी वकील उपलब्ध कराती है, न्यायिक सहायता उसको सरकार की तरफ से, राज्य की तरफ से दी जाती है। तो ये इसी के तहत होता है, विधियों का समान संरक्षण के तहत। और जितने भी आरक्षण दिए गए हैं, जिस तरह के भी आरक्षण दिए गए हैं, वो भी इसी कंसेप्ट के तहत दिए गए हैं। यदि ये कंसेप्ट हमारे संविधान में नहीं होता और विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ होता सिर्फ अकेला, तो हम किसी भी तरह का कोई अफर्मेटिव एक्शन नहीं ले सकते थे। ठीक है, चलिए अब देखिए अनुच्छेद 15 क्या कहता है। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी तरह का विभेद नहीं किया जा सकता। एक और छोटा तरीका है समझने का इसका, यदि ये सारी चीज़ें याद नहीं रहें तो आप सिर्फ इतना दिमाग में जरूर रख लें कि अनुच्छेद 15 में शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है। देखिए ये दोनों लगभग एक जैसी इनकी भाषा है कुछ कुछ, लेकिन अंतर जो मेन है वो यही है। आप ध्यान रखें मोटे तौर पर कि अनुच्छेद 15 आरक्षण का प्रावधान शैक्षणिक संस्थानों में करता है, जबकि अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान करता है। अब इसके एक एक अनुच्छेद को मैं पढ़ूंगा, बहुत ध्यान से समझेंगे। अनुच्छेद 15 का एक जो है उसमें क्या कहा गया है कि राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। देखिए ये सारे शब्द याद होने चाहिए। धर्म है, मूलवंश है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान है, 5 शब्द हैं। ठीक है, 15 का 2 क्या कहता है? उपरोक्त आधार पर, यानी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक को दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों एवं साधारण जनता के लिए बनाए गए तालाबों, कुओं, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के लिए जो स्थान होते हैं उनमें प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। क्लियर? यानी कि किसी भी व्यक्ति को कहीं भी आने जाने, खाने, उठने, बैठने, मनोरंजन करने, नहाने धोने से सिर्फ इस आधार पर नहीं रोका जाएगा कि उसका धर्म क्या है, उसका मूलवंश क्या है, जाति क्या है, लिंग क्या है और जन्म स्थान क्या है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। लेकिन इसका जो तीसरा क्लॉज है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि राज्य अगर चाहे तो महिला और बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर उनके संरक्षण के लिए उपाय या उपबंध कर सकता है।
ऊपर तो ये कह रहा है कि नहीं किया जा सकता भेदभाव, लिंग के आधार पर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन नीचे कह रहा है कि अगर राज्य चाहे तो ऐसे उपबंध कर सकता है। अब आपको लग रहा होगा ये तो बिल्कुल विरोधाभास है। हाँ, विरोधाभास है, लेकिन ये जरूरी है। देखिए, कोई कई तरह की जगह होती हैं, कोई ऐसी जगह भी है जहाँ बच्चों का जाना निषेध होता है, बच्चे नहीं जा सकते हैं। कोई ऐसी जगह है जहाँ मान लीजिए कुश्ती लड़ी जा रही हैं या WWF की फाइट हो रही है, उसमें बच्चा क्या, कोई मैं भी पार्टिसिपेट करूँगा, उसमें नहीं जाने दिया जाएगा बच्चे को। या कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ महिलाएं नहीं जा सकती, महिलाएं काम नहीं कर सकती, कुछ खतरनाक जगह हैं, खतरनाक काम है, वहाँ पर अलग अलग बच्चे और महिलाओं के लिए कानून बना सकता है राज्य चाहे तो। ठीक है। चौथा क्या है, इसका चौथा प्रावधान है, राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका आर्टिकल, इसके बारे में ही मैं अभी बात कर रहा था कि इसमें आप ये जरूर ध्यान रखें कि शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान है। किसके लिए? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और इसके अलावा जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए आरक्षण का प्रावधान है। किसमें? नौकरियों में नहीं, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के समय एडमिशन के लिए आरक्षण का प्रावधान है। और ये जो है इसका 4, इसकी जो धारा 4 है अनुच्छेद 15 की, ये मूल संविधान में नहीं है, ये जोड़ी गई है कब? पहला संविधान संशोधन करके 1951 में। ये भी आप ध्यान रखें। देखिए, अब इसका जो 5वां प्रावधान है वो क्या है? ये कह रहा है राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए उच्च प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। और ये भी बाद में जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया 2006 में 93वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब आप कह सकते हैं कि ये 4 और 5 तो एक सही है, ये भी आरक्षण का प्रावधान कर रहा है, शैक्षणिक संस्थानों में ये भी कर रहा है। तो सिर्फ इसमें इतना अंतर है कि पहले जो प्राइवेट उच्च शिक्षण संस्थान थे, या उच्च शिक्षण संस्थान थे या फिर प्राइवेट संस्थान थे, दोनों में, जैसे मान लो कोई प्राइवेट कॉलेज है उसमें भी, और जो उच्च शिक्षण संस्थान थे जैसे IIT है, IIMs है या AIIMs है, इस तरह के उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण नहीं था। लेकिन 2006 में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और फिर सरकार ने संशोधन करके इनमें भी आरक्षण का प्रावधान कर दिया। तो अब हर जगह आरक्षण है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो या सरकारी हो, उच्च शिक्षण संस्थान हो या छोटा स्कूल हो। ठीक, चलिए अब देखिए अनुच्छेद 16 क्या कहता है। तो देखिए अनुच्छेद 16 क्या कहता है। ये कहता है लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता क्लियर करें। 15 था शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, और ये है लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरियों में आरक्षण। मेन जो पॉइंट है वो मैं बता रहा हूँ। अब देखिए अनुच्छेद 16 का जो पहला क्लोज है वो क्या कह रहा है कि राज्य किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराएंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। दूसरा क्या कह रहा है, राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा। अब इसमें 5 शब्द तो वही हैं जो अनुच्छेद 15 में थे, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। 2 नए शब्द आ गए, उद्भव और निवास। ये भी आपको अंतर पता होना चाहिए। ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि कौन सा शब्द अनुच्छेद 15 में नहीं है, कौन सा 16 में नहीं है। ठीक है, लेकिन यहीं तीसरा जो इसका क्लोज है वो ये कह रहा है कि किसी विशेष पद हेतु नियोजन में किसी क्षेत्र विशेष में अधिवास को अर्हता के रूप में घोषित किया जा सकता है। ऊपर तो लिख दिया इन्होंने कि निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, नीचे लिख रहा है कि अधिवास को, अधिवास का मतलब निवासी है, जहाँ कोई व्यक्ति रहता है उसे अधिवास कहते हैं, अधिवास को अर्हता के रूप में शामिल किया जा सकता है किसी क्षेत्र विशेष में यदि संसद चाहे तो। संसद इस पर कानून बनाए तो, राज्य सरकार नहीं कर सकती लेकिन संसद कर सकती है। कोई क्षेत्र विशेष ऐसा है, मान लीजिए वहाँ पर बहुत सारी जनजाति हैं और बाहर का कोई व्यक्ति वहाँ पर नौकरी नहीं कर सकता हो इस वजह से कि वो जनजातीय क्षेत्र है या करना पसंद नहीं कर रहा, तो संसद कानून बना के उन्हीं लोगों को, जो जनजाति लोग हैं, वहाँ पर नौकरी दे सकती है। कंडीशन लगा सकती है कि जो इस क्षेत्र का रहने वाला है उसी को नौकरी यहाँ पर दी जाएगी। चौथा क्लोज क्या कह रहा है इसका, ये कह रहा है राज्य पिछड़े वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए राज्य सरकार के अधीन सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। पिछड़ा वर्ग कौन है? पिछड़ा वर्ग के बारे में ये नहीं बताया गया कि कौन कौन पिछड़े वर्ग में शामिल होंगे, सिर्फ पिछड़ा वर्ग एक शब्द लिखा है। लेकिन इसको डिफाइन करने के लिए आयोग बनाया गया मोरारजी देसाई की सरकार में
मंडल आयोग, और मंडल आयोग ने अपनी सिफारिश दी और उन्होंने बताया कि ये लोग शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ये जाति हैं और इनको आरक्षण मिलना चाहिए। हालांकि फिर मोरारजी देसाई की सरकार में उस आयोग की सिफारिशों पर काम नहीं हुआ। जब बीपी सिंह की सरकार आई तो आपको पता है मंडल आयोग की सिफारिश लागू की गई और ओबीसी को इसी अनुच्छेद के तहत ओबीसी को कितना 27% आरक्षण दिया गया सरकारी नौकरियों में। क्लियर करना, ठीक है। उसके बाद फिर बहुत सारा विरोध हुआ। जो जनरल कैंडिडेट थे उन्होंने कहा कि सबको आरक्षण मिल गया तो हमें भी मिलना चाहिए। फिर जनरल को भी 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया। एक तो अब दिया गया है भाजपा की सरकार में, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, जब की बात कर रहा हूँ। जब ओबीसी को दिया था उसी समय जनरल को भी दिया गया बाद में फिर। लेकिन फिर जब इस मामले को कोर्ट में ले जाया गया कि ये आरक्षण गलत है, ये नहीं देना चाहिए, तो कोर्ट ने 1992 में इंदिरा साहनी मामला था, इंदिरा साहनी मामले में ये कहा कि जो ओबीसी को आरक्षण दिया है वो तो सही दिया है क्योंकि वो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। और ये शब्द लिखा हुआ है, ये मौलिक अधिकारों में लिखा हुआ है कि यदि राज्य चाहे और राज्य को लगे कि शैक्षणिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उसका प्रतिनिधित्व नहीं है सरकारी नौकरियों में, तो आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। तो ये तो उसके तहत हो गया। लेकिन जो जनरल को 10% आरक्षण दिया है ये गलत है, ये आर्थिक आधार पर है और आर्थिक आधार का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है हमारे इन अनुच्छेदों में। यानी कि इसमें देखिए आप कहीं भी आपको आर्थिक शब्द नहीं मिलेगा। अब जोड़ दिया है सरकार ने, अब जो ये बाद में आरक्षण दिया है तो संविधान संशोधन कर दिया, आर्थिक शब्द लिख दिया है ताकि फिर से इसको गैर संवैधानिक घोषित ना कर दे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो क्लियर हुआ। लेकिन इसी केस में, इंदिरा साहनी केस में, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशन भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है ये आरक्षण दे दिया 27%, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आरक्षण कुल आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और एक चीज और उन्होंने कहा कि जो आरक्षण का लाभ ले चुके हैं उनको आरक्षण के लाभ से वंचित करना चाहिए। और इसी निर्णय के आधार पर एक कंसेप्ट आया था क्रीमी लेयर का। क्रीमी लेयर मतलब मलाईदार तबका, और ओबीसी में क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लागू भी हो गया है। इसके बाद देखिए एक 4K और है। 4K का मतलब है ये अपने आप में एक अलग अनुच्छेद है, बाद में जोड़ा गया। ये जोड़ा गया 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा। इसमें लिख दिया है कि राज्य प्रोन्नति में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। ये क्यों लिखा गया, इसके पीछे भी इंदिरा साहनी वाला केस है। देखिए इंदिरा साहनी मामला आरक्षण पे अब तक का सबसे बड़ा मामला है, बहुत सारे जजमेंट आए इस मामले में। तो 1992 में इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि प्रोन्नति में कोई भी आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला पलट दिया 1995 में संविधान संशोधन करके ये एक नया अनुच्छेद 4 का जोड़ दिया अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। ठीक, इसके बाद देखिए 5वां क्लॉज क्या कह रहा है अनुच्छेद 16 का। ये कह रहा है किसी धार्मिक सांप्रदायिक संस्था के पदाधिकारी की नियुक्ति के समय उपरोक्त आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। मान लीजिए जैसे मान लो कोई सिख गुरुद्वारा है या कोई मस्जिद है, तो वहाँ पर जो नियुक्ति होती है, वहाँ पर जो पदाधिकारी होते हैं, जो मैन लोग होते हैं, जैसे सेवादार हो गए, जत्थी हो गए या मौलवी हो गए, तो उसमें ये कंडीशन होती है कि वो उसी धर्म को मानने वाला हो, तो उसमें सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती। ठीक है, तो क्लियर हुआ अनुच्छेद 16। चलिए अनुच्छेद 17 बहुत छोटा सा है लेकिन वैसे बहुत बड़ा है, विस्तार बहुत है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत कर दिया गया है और उसका आचरण किसी भी रूप में निषिद्ध कर दिया गया है। कोई छुआछूत नहीं करेगा क्योंकि इसका अंत किया जा चुका है। और इसी आधार पर अनुच्छेद 17 के आधार पर ये कानून बना दिया 1955 में संसद ने, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, और बाद में फिर इसका नाम बदल दिया 1976 में, इसको संशोधित कर दिया और ये कर दिया फिर सिविल अधिकार संरक्षण 1976। और एक एक्ट का आपने नाम सुना होगा, बहुत चर्चा में रहता है, SC/ST एक्ट, वो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट 1989 का। ये भी इसी के बेस पर बना, इसी अनुच्छेद के बेस पर ये भी एक्ट बना। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप इतना ध्यान रखें, अस्पृश्यता का अंत है। और इसके तहत अनुच्छेद 17 के तहत जो अधिनियम बने हैं वो है, एक तो 1955 में बना सबसे पहले अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, बाद में फिर उसका नाम बदला 1976 में, उसमें संशोधन किया और उसको कर दिया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। और एक ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1989 का एक्ट
SC ST एक्ट जिसको जनरली बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उपाधि कौन सी उपाधि? जो डिग्री दी जाती हैं। तो देखिए इसमें एक चीज़ पहले क्लियर रखिए कि सेना से संबंधित जो उपाधि मिलती हैं, जो पुरस्कार मिलते हैं सेना में, वीर चक्र और परमवीर चक्र, इस तरह के जो पुरस्कार मिलते हैं, और जो विद्या से संबंधित मतलब शैक्षणिक संस्थानों से डिग्री मिलती हैं, जैसे आप BA करते हैं, आप PhD करते हैं, आप D.Litt की उपाधि मिलती है, इनको छोड़कर, सेना और विद्या संबंधी सम्मानों को छोड़कर राज्य और कोई उपाधि नहीं देगा, और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। किसे? अपने नागरिकों को। दूसरा, भारत का नागरिक किसी विदेशी राज्य से भी कोई उपाधि नहीं ले सकेगा। तीसरा, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन इस समय भारत में है और भारत राज्य के किसी लाभ के पद पर या किसी विश्वास के पद पर काम कर रहा है, वह भी विदेशी राज्य से कोई किसी तरह की उपाधि नहीं ले सकता। अगर उसको लेनी है तो राष्ट्रपति की सहमति लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति की सहमति के बिना नहीं ले सकता। और चौथा प्रावधान है वो भी इसी तरीके का है कि यदि कोई भारतीय नहीं है और भारत में कोई, उसने भारत सरकार के अंडर में कोई पद धारण कर रखा है, कैसा पद? या तो विश्वास का हो या फिर लाभ का हो, तो वह भी किसी विदेशी राज्य से या फिर उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट उपलब्धि नहीं प्राप्त कर सकता जब तक कि वो राष्ट्रपति की सहमति ना ले ले। तो ये है अनुच्छेद 18। तो देखिए ये टॉपिक क्लियर हो गया हमारा। ये है समता का अधिकार, हमने पढ़ लिया अनुच्छेद 14 से 18 तक। अगले टॉपिक में हम स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे 19 से 22 तक। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अच्छी ना लगे डिसलाइक कर देना, अगर कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट कर देना, और अगर आप लगातार हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।